Hello students, I hope all of you are doing well. In today's video, we will solve first set of questions based on idioms and phrases. आज के इस वीडियो में हम अलग अलग तरह के idioms and phrases की questions देखेंगे। उसी के साथ साथ हमको नए idioms पता भी चलेंगे। तो आप प्लीज अपनी नोटबुक और पेन जो है ना वो साथ में रखिए ताकि आप उन नए idioms को लिख सके और जिनके मतलब हम यहाँ पर नहीं डिस्कस कर रहे हैं वो मतलब आप ये कर लीजिएगा, गूगल पे से ढूंढ के एक लिस्ट बना लीजिएगा एंड the others we anyways are going to discuss in this video. Okay, so let us get started. अगर कोई ऐसा है जिसने theory part नहीं देखा है तो please refer to the first video that we have made, that is for idioms and phrases theory. You will be able to understand it there. Okay, so let's get started. So first question here is fill in the blanks with contextual meaning. So this question is given over here and what you have to do is you have to understand what is the context of this and accordingly select your option from this, right? तो चलिए पढ़ते हैं. The CEO's controversial decision caused an uproar, but he continued to dash despite the criticism. यहाँ पर क्या कह रहे हैं? सीईओ की कुछ कंट्रोवर्सी हो गई है उसके डिसीजन के कारण, बट फिर भी वो अपना ग्राउंड तो होल्ड कर रहा है डिस्पाइट ऑल द क्रिटिसिज्म, है ना? अपनी बात से वो मुकर नहीं रहा. तो चलिए इस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा इडियम यहाँ पर आएगा वो देखते हैं. टो द लाइन. टो द लाइन का मतलब ये नहीं है अपना ग्राउंड होल्ड करना. बर्न हिज ब्रिजेस, इसका भी अलग मतलब है कि बिल्कुल नाता ही तोड़ देना सामने वालों से. तो ऐसा तो कुछ कॉन्टेक्स्ट नहीं है. होल्ड हिज हॉर्सेस. होल्ड हिज हॉर्सेस बेसिकली मीन्स अपनी इमेजिनेशन, अपने थॉट्स को अपने काबू में रखना. तो ऐसा भी कोई मतलब नहीं है. वेदर द स्टॉर्म. वेदर द स्टॉर्म का मतलब है अपनी बात पे अड़े रहना, मतलब जो है उस चीज पे अड़े रहना, अडिग रहना, राइट? सो सर्टनली ये जो है वो हमारा ऑप्शन है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए. नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारे पास है मैच द ईडियम विद इट्स मीनिंग. अब अलग अलग ईडियम्स है और उनके मीनिंग्स भी दिए हुए हैं. तो मैच द कॉलम यू गाइस मस्ट हैव सॉल्व इन योर स्कूल टाइम आल्सो, सो इट इज वेरी इजी. चलिए सॉल्व करते हैं. बाइट द बुलेट. बाइट द बुलेट का मतलब क्या है? बाइटिंग द बुलेट मीन्स कुछ अनप्लेजेंट बात को पचाना. ओके, सो टू एक्सेप्ट समथिंग अनप्लेजेंट. तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा यहाँ पर? बी होगा, राइट? थ्रो इन द टॉवल. थ्रो इन द टॉवल मतलब क्या है यहाँ पर? देखिए मीनिंग्स क्या क्या है. टू टेक अ रिस्क, ये तो गया. टू ओवरवर्क oneself, टू गिव अप. थ्रो इन द टॉवल, अब इसका मतलब ही देखिए आप इसको किस तरीके से डिजाइन किया है इस ईडियम को, ये समझिए कि बिल्कुल थ्रो इन द टॉवल मतलब कहीं ना कहीं वोमिट कर देना इसमें टॉवल में ही. तो जब हमको ये अनकंट्रोल्ड हो जाएगी चीज, हम होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, that is the time when we will do this, right? We will give up. So what is the closest option or closest meaning to this? Throw in the towel here. It is D option, to give up. Okay, तो फर्स्ट का है. चलिए ये अगर लाइन से आपको कंफ्यूजन हो तो मैं नंबर ही लिख देती हूँ या यही लिख देती हूँ, है ना? दैट वुड बी बेटर. Bite the bullet, to accept something unpleasant. Throw in the towel, to give up. Burn the candle at both ends, ये तो बड़ा फेमस कह लीजिए इडियम है. बर्न द कैंडल्स एट बोथ एंड्स मतलब रात दिन काम करते रहना, राइट? ओवरवर्क, तो इसका तो इसी के सामने है, टू ओवरवर्क oneself. ये 3 का सी है. जंप द गन, बचा क्या? टू टेक अ रिस्क. जंप द गन्स का बेसिकली मतलब क्या होता है कि अभी से मत बोल दो वो बात, या अभी से जो तुम्हारे दिमाग में तुमको लग रहा है कि हो सकता है उसको बोलकर रिस्क मत लो, है ना? क्लोजेस्ट यहाँ पर ऑप्शन है ऑप्शन ए. ओके, सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय जंप द गन. इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा मैच द ईडियम विद इट्स मीनिंग वाले क्वेश्चंस को. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट यूसेज इन कॉन्टेक्स्ट. मतलब कॉन्टेक्स्ट में दी हुई है अब ये सारी चीजें. देखिए ये सारे इडियम्स जो है ना कॉन्टेक्स्ट में दिए हुए हैं. जैसे कैट आउट ऑफ द बैग. नेक्स्ट इडियम क्या है? बाइटिंग द बुलेट. ये सारे इडियम्स जो है वो सेंटेंस में यूज किए हुए हैं.
हमको देखना है कौन सा ईडियम ऐसा है जो करेक्टली यूज किया गया है। ठीक है, अब समझते हैं। शी डिसाइडेड टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग बाय नॉट टेकिंग हर पेट टू द वेट। कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब ये नहीं है कि लिटरली हम किसी पेट के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द वेरी स्टार्टिंग, और यू कैन से इन द theory part, that idioms should not be taken literally, and if you check this idiom is used as if its meaning is literal. So this is wrong, this is incorrect usage. ये नहीं हो सकता हमारा आंसर। ये राइट और रॉन्ग आप देखेंगे तो शायद कंफ्यूज हो जाए, तो ये मैं डिलीट कर देती। ठीक है, चलिए। His investment strategy was risky, but he was sure it would pay off in the long run. A classic example of biting the bullet. Biting the bullet हमने अभी समझा कि biting the bullet का मतलब होता है कुछ unpleasant बचाना। अपना खुद का investment strategy is not a very good example of something unpleasant, so this can't be your option. John was nervous about his speech but broke the ice by starting with a joke. This is a very good example. Nervous था, बात नहीं कर पा रहा था, so what he did was he started with a joke so that थोड़ा माहौल हल्का हो जाए and he would be more comfortable talking to people who were there, right? ये correct है usage. They worked tirelessly but the project was ultimately under water under the bridge. बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। वाटर अंडर द ब्रिज मतलब जो बीत गई वो बात गई, वो छोड़ दो, जो हो गया सो हो गया वाला। बट ऐसा नहीं था, ये इस कॉन्टेक्स्ट में यूज नहीं किया जा सकता। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो हमारे पास विनर क्या है? ऑप्शन सी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखेंगे दूसरा ये क्वेश्चन। अब रिप्लेस द इडियम विद इट्स मीनिंग। Rewrite the sentence by placing the idiom with its exact meaning. अब देखिए इसमें क्या है? She knew it was time to take the bull by the horns and confront her fears. Take bull by the horns मतलब क्या है? To face her fears or to come out clear. ये हुआ इसका एग्जैक्ट मीनिंग। ओके, आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे और आपको चूज करना होगा। दिस इज हाउ यू विल हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, बुल बाय द हॉर्न्स मतलब जो सामने आ रहा है, जिस चीज से आपको बहुत डर लग रहा है, उसी को फेस करना अच्छे से। ठीक है, उसको बोलते हैं टेकिंग बुल बाय हॉर्न्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑड वन आउट। इसमें हमको देखना है ऑड कौन सा है सबसे ज्यादा। फाइंड द इडियम दैट डज नॉट फिट विद द अदर्स। हिट द नेल ऑन द हेड, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करना इज हिटिंग द नेल ऑन द हेड। ओके, बीट अराउंड द बुश, बीट अराउंड द बुश थोड़ा सा अलग लग रहा है, अभी बाकी के देखते हैं एग्जांपल्स। गेट टू द पॉइंट, बिल्कुल टू द पॉइंट, मैंने अभी बोला ना आपको टू द पॉइंट बात करना। हिट द नेल ऑन द हेड मतलब बिल्कुल जहाँ जो चीज बोलनी है वही चीज बोलना है, वही चीज करना। सो गेट टू द पॉइंट का भी मतलब वही होता है, पॉइंट, जो पॉइंट की बात है वही बोलना। मेक इट क्लियर, मेक इट क्लियर भी वही है, अगर मुद्दे की बात हम करेंगे तो वो क्लियर ही हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली। सो यहाँ पर बीट अराउंड द बुश जो है वो सबसे ज्यादा ऑड है, मतलब आलतू फालतू की बात करना, इधर उधर की बातें करना। इट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द अदर थ्री, इजंट इट? सो हमारे यहाँ पर ऑप्शन है बी। ऑलराइट, ये आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस कंप्लीशन। तो ये सेंटेंस कंप्लीशन मतलब सेंटेंस को कंप्लीट करना है हमको। ही ऑलवेज मैनेज टू चार्म एवरीवन बट दिस टाइम ही हैड टू डैश एज हिज लाइज वर एक्सपोज्ड। मतलब उसको क्या करना पड़ा, कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना पड़ा, राइट? एक्सेप्ट करना पड़ा उसके खुद के झूठ। फेस द म्यूजिक का मतलब ऐसा होता है कि जो तुम्हारा सच है उसको फेस करो। तो दिस मे बी अवर आंसर, पर देखते हैं बाकी के। बाइट द डस्ट, हार मान जाना, नहीं ये नहीं हो सकता। टर्न द टेबल्स, ये भी नहीं होगा। पे थ्रू द नोज, पे थ्रू द नोज मतलब बहुत ज्यादा जो नहीं पॉसिबल है वो तक मोस्ट अनकंफर्टेबल चीज भी करना किसी चीज के लिए, किसी मोटिव के लिए तुम्हारे। सो दैट कैन नॉट बी वन ऑफ द आंसर, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं बैठ रहा है ना। यहाँ पर हमको कुछ चाहिए। फेस द म्यूजिक मतलब जो तुमने किया है वो अब तुम भुगतो, या जो तुमने किया है उसको फेस करो।
So this idiom is the most appropriate option for this, right? For this question. So winner क्या है हमारा again? Option A. Okay. अब हमको नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंथ क्वेश्चन, लॉजिकल कनेक्शंस इन ईडियम। हमको फाइंड आउट करना है कि लॉजिकली कैसे कनेक्ट कर रहे हैं ईडियम और उसके हिसाब से हमारा आंसर आएगा। ओके, विच पेयर ऑफ ईडियम्स कन्वे सिमिलर मीनिंग्स? वंस इन अ ब्लू मून, ब्रेक द आइस। वंस इन अ ब्लू मून मतलब बिल्कुल कभी कभार, और ब्रेक द आइस मतलब अ, मतलब जो अनकंफर्टेबल चीज है उसको स्टार्ट करना। अनकंफर्टेबल नहीं है अगर क्राउड, तो उसे कहीं ना कहीं कंफर्टेबल बनाना, स्टार्टिंग और इनिशिएटिंग कॉन्वर्जेशंस। तो ये तो कहीं मेल नहीं खा रहा है, राइट? कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, पे थ्रू द नोज। कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, पे थ्रू द नोज। मतलब किसी एक तुम्हारी मोटिव के लिए कह लीजिए, या पर्पस के लिए बिल्कुल तुमने हाथ पैर गवा दिए, लिटरली अगर इसको समझे, अगर समझे, इसका मतलब यही हो रहा है कि मतलब बहुत बड़ा कुछ तो भी पेमेंट करना, जो करना है तुमको उस चीज के लिए। ओके, पे थ्रू द नोज का मतलब वही होता है, किसी एक चीज को हासिल करने के लिए बहुत बड़ा पेमेंट देना, या बहुत बड़ा उसके बदले में कुछ जाना तुम्हारे पास। ओके, तो ये काफी सिमिलर है, बट फिर भी बाकी सब पहले चेक करेंगे। जंप ऑन द बैंड वैगन, गो अगेंस्ट द ग्रेन, ये तो अपोजिट है। बैंड वैगन पे जंप करना मतलब तो जो भेड़ चाल है उसमें शामिल हो जाना, और गो अगेंस्ट द ग्रेन मतलब भेड़ चाल से अलग, राइट? कट कॉर्नर्स, बिल्ड कैसल्स इन द एयर। कट कॉर्नर्स मतलब क्या? अननेसेसरी की जो चीजें हैं सारी उसको ना करना, और बिल्ड कैसल्स इन द एयर मतलब बहुत ही अननेसेसरी, बहुत एक्स्ट्रावैगेंजा, है ना? तो ये दोनों भी अपोजिट है, ये कहीं मिलते नहीं है। लॉजिकल कनेक्शन किस में है और क्या पूछा गया है? सिमिलर मीनिंग पूछे गए। तो सिमिलर कौन सा है हमारा? ये वाला कि कॉस्ट एन आर्म एंड लेग एंड पे थ्रू द नोज, मतलब एक ही चीज, कुछ हासिल करने के लिए बहुत बड़ा कुछ हमारी तरफ से चला जाना उसे हासिल करते करते। So this is how you are supposed to solve questions for idioms and phrases. I will be here with another set of questions so that you guys can understand it even better. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।